द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लोगों को पढ़ने की कला के बारे में। ये कोई जादू टोना या कोई माइंड रीडिंग जैसी चीज नहीं है, बल्कि पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक पर आधारित साइंस है। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का मिशन है ये समझना कि लोगों की कही बातों के पीछे की वो जो अनकही सच्चाई है उसे कैसे पकड़ा जाए। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है। हम सब लगातार बिना बोले भी एक दूसरे से बात करते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आवाज का उतार चढ़ाव, हमारे शब्दों का चुनाव। आज हम इन्हीं संकेतों को एक जासूस की तरह इकट्ठा करने और समझने के तरीके पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उन सबसे बड़ी गलतफहमियों से जो हमें सच देखने से रोकती हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो दूसरों को पहचानने में माहिर हैं, है ना? हाँ, ये सबसे आम धारणा है। लेकिन किताब कहती है कि हम 95% समय एक तरह के ऑटो पायलट मोड पर होते हैं। बिल्कुल, हम किसी से मिलते हैं और हमारा दिमाग फौरन एक फर्स्ट इंप्रेशन बना लेता है और फिर हम उसी कहानी पर टिके रहते हैं। और यहीं पर शायद सबसे बड़ा खतरा आता है, अपनी इंट्यूशन पर आंख बंद करके भरोसा करना। सही कहा। जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं वो अक्सर हमारी अपनी ही कहानी होती है, जैसे हम सच साबित करना चाहते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, सोचिए, अगर आपको लगता है कि आपका कोई नया सहकर्मी भरोसे के लायक नहीं है, तो आप अनजाने में सिर्फ वही पल याद रखेंगे जब उसने कोई छोटी सी गलती की, और उन 10 मौकों को शायद भूल जाएंगे जब उसने शानदार काम किया। इसे ही कंफर्मेशन बायस कहते हैं। हमारा दिमाग एक वकील की तरह काम करता है, जज की तरह नहीं। एक वकील की तरह? ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। हाँ, एक ऐसा वकील जो पहले से तय नतीजे को सही साबित करने के लिए बस सबूत ढूंढता है, अनबायस्ड होकर सबूतों को देखता नहीं है। वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। जिसे मैं अपनी गट फीलिंग समझ रही थी, वो असल में मेरा अपना ही पूर्वाग्रह हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। तो अगर हम अपनी इंट्यूशन पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर सही शुरुआत कहाँ से करें? सही शुरुआत होती है जजमेंट को किनारे रखकर सिर्फ एक ऑब्जर्वर, एक जासूस बनने से। और जासूस का पहला नियम है बेस लाइन को समझना। बेस लाइन, इसका क्या मतलब है? बेस लाइन का मतलब है कि कोई व्यक्ति सामान्य, शांत और आरामदायक स्थिति में कैसा व्यवहार करता है। जब कोई तनाव में नहीं होता तो वो कैसे बैठता है। ओके। बात करते समय उसके हाथों की हरकत कैसी होती है, उसकी आवाज की सामान्य टोन क्या है, आंखों का संपर्क कितना रहता है, ये सब उसकी बेस लाइन है। ठीक है, तो हमने किसी की बेस लाइन समझ ली, अब क्या? अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। असली जानकारी बेसलाइन में नहीं, बल्कि बेसलाइन से होने वाले बदलावों में छिपी होती है। बदलावों में? हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति से अचानक अलग व्यवहार करता है, तो ये एक झंडे की तरह है। ये बताता है कि उसके अंदर दिमागी या भावनात्मक स्तर पर कुछ बदला है। अच्छा, जैसे अगर कोई इंसान बात करते हुए हमेशा अपने हाथों का बहुत इस्तेमाल करता है और एक खास सवाल पूछने पर वो अचानक अपने हाथ गोद में रखकर शांत बैठ जाए, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन क्या ये सबको ज्यादा सोचना नहीं है? अगर कोई मीटिंग में हाथ बांध कर बैठा है तो हो सकता है उसे बस ठंड लग रही हो। बिल्कुल। क्या हम हर छोटी हरकत का मतलब निकालने के चक्कर में गलत नतीजे पर नहीं पहुंच सकते? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये एक शानदार सवाल है। यहीं पर हमारा दूसरा सुनहरा नियम आता है, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट। किसी भी व्यवहार का विश्लेषण बिना संदर्भ के करना सबसे बड़ी गलती है। आपके उदाहरण की ही बात करें तो एक ठंडे ऑफिस में हाथ बांधकर बैठना शायद 99% ठंड लगने का ही संकेत हो। लेकिन एक आरामदायक कमरे में किसी मुश्किल सवाल के जवाब में वही व्यवहार रक्षात्मक होने का संकेत दे सकता है। तो संदर्भ को कैसे समझे? इसके भी कुछ स्तर हैं? हाँ, इसके 3 स्तर हैं। पहला, तात्कालिक संदर्भ, व्यक्ति कहाँ है और माहौल कैसा है। दूसरा, संबंध संदर्भ, वो किसके साथ है। अच्छा। वो अपने बॉस से अलग तरह से बात करेगा और अपने सबसे अच्छे दोस्त से अलग। और तीसरा, सांस्कृतिक संदर्भ, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। हाँ, ये भी जरूरी है। उस संस्कृतियों में आंखों में आंखें डालकर बात करना सम्मान का प्रतीक है, जबकि कुछ में इसे अशिष्टता माना जा सकता है। संदर्भ के बिना हर संकेत एक गलतफहमी पैदा कर सकता है। ठीक है, तो हमें बेसलाइन देखनी है, फिर उस बेसलाइन से होने वाले बदलावों को नोटिस करना है और उन बदलावों को सही संदर्भ में समझना है। ये तो एक पूरा फ्रेमवर्क बन गया। बिल्कुल। पर हम असल में किन चीजों पर ध्यान दें?
मतलब जानकारी कहाँ से मिलेगी? पैट्रिक किंग कहते हैं कि हमें 4 मुख्य चैनलों से जानकारी मिलती है। ये 4 चैनल एक साथ मिलकर पूरी कहानी बताते हैं। ओके, पहला कौन सा है? पहला है बॉडी लैंग्वेज। कोई कैसे बैठता या खड़ा होता है, आगे की ओर झुका है या पीछे हट रहा है, क्या वो बेचैनी में पैर हिला रहा है। दूसरा है चेहरे के भाव, मुस्कान असली है या नकली, आंखें क्या कह रही हैं, और खासकर माइक्रो एक्सप्रेशंस। माइक्रो एक्सप्रेशंस, ये मैंने सुना तो है, ये असल में क्या होते हैं? ये चेहरे पर बिजली की तरह कौंधने वाले भाव हैं, जो 1 सेकंड के मतलब 15वें या 20वें हिस्से तक ही रहते हैं। अरे वाह! ये इतने तेज होते हैं कि आप इन्हें जानबूझकर देख नहीं सकते, लेकिन आपका अवचेतन मन इन्हें पकड़ लेता है। ये वो पल हैं जब किसी का असली भाव, जैसे घृणा, डर या खुशी, उसके चेहरे पर लगे नकाब को चीरकर एक पल के लिए बाहर आ जाता है। और ये लगभग अनैच्छिक होते होंगे? हाँ, इसीलिए ये सच्ची भावनाओं का बहुत बड़ा संकेत है। बहुत दिलचस्प है। तो 2 चैनल हो गए, बाकी 2 कौन से हैं? तीसरा है मौखिक संचार, यानी व्यक्ति असल में क्या कह रहा है, वो किन शब्दों का चुनाव कर रहा है, क्या वो सीधी बात कर रहा है या घुमा फिरा कर। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चैनलों में से एक है वोकल कम्युनिकेशन, यानी बात कैसे कही जा रही है। आवाज का लहजा, उसकी पिच, बोलने की रफ्तार और जैसे फिलर शब्दों का इस्तेमाल। सही है, आवाज का लहजा अक्सर शब्दों से ज्यादा सच बोल जाता है। बिल्कुल। आपने 4 चैनलों की बात की, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, क्या कहा गया और कैसे कहा गया। इनमें से सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन सा है? क्या ऐसा कहा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती? ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन सच ये है कि कोई भी एक चैनल अकेले भरोसेमंद नहीं है। अच्छा। हाँ, एक अनुभवी झूठा अपने बॉडी लैंग्वेज को भी कंट्रोल कर सकता है। असली जादू तब होता है जब इन चैनलों में विरोधाभास या तालमेल की कमी दिखती है। विरोधाभास मतलब? मान लीजिए कोई आपसे कहता है, हाँ, मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। ये हो गया मौखिक। ठीक है। लेकिन ये कहते हुए उसकी आवाज एकदम सपाट है। ये हो गया वोकल, उसने अपने हाथ बांध रखे हैं, बॉडी लैंग्वेज, और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। यहाँ शब्द और बाकी संकेत एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे। असली कहानी इसी विरोधाभास में छिपी है। ये सारी बातें थ्योरी में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर असल दुनिया में, जैसे किसी मुश्किल मीटिंग में, ये कैसी दिखेंगी? चलिए एक काल्पनिक स्थिति बनाते हैं। जरूर। मान लीजिए मैं एक क्लाइंट सारा के साथ मीटिंग में हूँ और उसे एक प्रपोजल दे रही हूँ। ठीक है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम, बेसलाइन स्थापित करना। मीटिंग की शुरुआत में आप हल्की फुल्की बातें करते हैं। आप नोटिस करती हैं कि सारा आराम से बैठी है, आगे की ओर झुकी हुई है, जो दिलचस्पी का संकेत है। उसकी आवाज शांत है और बात करते हुए वो खुलकर हाथों का इस्तेमाल कर रही है। ये उसकी बेसलाइन है। ठीक है, बेसलाइन सेट हो गई। अब मैं मीटिंग के सबसे मुश्किल हिस्से पर आती हूँ। मैं उसे प्रोजेक्ट की कीमत बताती हूँ। और जैसे ही आप नंबर बताती हैं, आप एक बदलाव नोटिस करती हैं। दूसरा कदम, बदलाव को नोटिस करना। क्या बदलाव? सारा जो आगे झुकी हुई थी वो अचानक कुर्सी पर पीछे की ओर हट जाती है। वो अपने पैरों को कसकर क्रॉस कर लेती है और उसके हाथ जो पहले खुले थे अब एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए हैं। ओके, मैंने ये बदलाव देख लिए। अब इनका विश्लेषण कैसे करें? अब हम चारों चैनलों के नजरिए से इन बदलावों का विश्लेषण करेंगे। पहला, बॉडी लैंग्वेज। पीछे हटना और पैर क्रॉस करना एक शारीरिक बाधा बनाने जैसा है। एक दीवार खड़ी करने जैसा। बिल्कुल, ये एक रक्षात्मक या असहज होने का क्लासिक संकेत है। दूसरा, वोकल। जब वो जवाब देती है तो इसकी आवाज की पिच हल्की सी बढ़ जाती है। आवाज का ऊंचा होना अक्सर तनाव दिखाता है। सही। और तीसरा, मौखिक। वो कहती है, ये एक दिलचस्प नंबर है। दिलचस्प? हाँ, दिलचस्प एक न्यूट्रल शब्द है, लेकिन इसे जिस तरीके से कहा गया है वो सब कुछ बता रहा है। ये एक पोलाइट शब्द है जिसका इस्तेमाल लोग तब करते हैं जब वो सीधे तौर पे ये नहीं कहना चाहते कि ये बहुत ज्यादा है। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब हुआ? क्या वो झूठ बोल रही है या उसे डील पसंद नहीं आई? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सीधे नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि वो झूठ बोल रही है या डील खत्म। ये एक बहुत ही सरल और अक्सर गलत निष्कर्ष होता है। तो सही निष्कर्ष क्या है? सही निष्कर्ष ये है कि कीमत को लेकर उसके मन में कोई भावनात्मक टकराव, बेचैनी या संदेह है। वो असहज है, बस। तो इस जानकारी का मैं क्या करूं? ये जानकारी आपको अपनी बातचीत को सही दिशा देने की शक्ति देती है। अब आप अंदाजा लगाने के बजाय सीधे उस मुद्दे पर बात कर सकती हैं जो उसे परेशान कर रहा है। जैसे कि? आप कह सकती हैं, ऐसा लगता है कि ये नंबर उम्मीद से थोड़ा अलग है। क्या हम इस पर और बात कर सकते हैं कि आपको क्या चिंता है? हम्म। देखिए,
आपका लक्ष्य दोष लगाना नहीं है, बल्कि बेहतर संवाद स्थापित करना है। आपने उसके अनकहे संकेत को समझकर बातचीत के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। ये तो बहुत शक्तिशाली है, पर ये सब सीखना और अभ्यास में लाना बहुत मुश्किल लगता है। कोई इस कौशल को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे विकसित कर सकता है? क्या लोगों को घूरना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, घूरना नहीं है। एक बहुत ही मजेदार और व्यावहारिक तकनीक है जिसे 5-4-3-2-1 कहते हैं। 5-4-3-2-1? हाँ, ये आपके दिमाग को ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर ऑब्जर्वेशन मोड में लाने की एक कसरत है। ये कैसे काम करती है? किसी कॉफी शॉप या एयरपोर्ट जैसी जगह पर बैठकर इसे आजमाया जा सकता है। दूर बैठे किसी व्यक्ति को देखें और मन में सोचें 5 शारीरिक विशेषताएं। जैसे वो लंबा है, उसके बाल घुंघराले हैं, उसने चश्मा पहना है वगैरह। फिर कपड़ों के बारे में 4 बातें, आवाज की 3 विशेषताएं अगर सुन सकते हैं तो, 2 चेहरे के भाव और 1 समग्र पहली छाप। अच्छा, तो ये एक दिमागी कसरत है? हाँ, ये किसी के बारे में राय बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपके दिमाग को विवरणों पर ध्यान देने के लिए प्रशिक्षित करने का एक तरीका है। अच्छा, और आपने पहले पैटर्न की बात की थी। अगर मेरा कोई दोस्त बात करते हुए हमेशा अपनी नाक छूता है, तो क्या इसका कोई मतलब है? यहाँ पर पैटर्न का नियम लागू होता है। एक व्यवहार का अकेले कोई मतलब नहीं हो सकता। जैसा कि कहा गया है, 1 बार होना एक संयोग है, 2 बार होना एक संभावना है, लेकिन 3 बार होना एक पैटर्न है। एक पैटर्न। अगर आपका दोस्त हर बार जब किसी खास विषय पर, मान लीजिए अपनी नौकरी के बारे में बात करता है, तब अपनी नाक छूता है, तो ये एक पैटर्न है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो उस विषय को लेकर असहज या तनाव में है। और अपने पूर्वाग्रहों से भी बचना होगा, है ना? जैसे आपने हेलो इफेक्ट के बारे में बताया था। हाँ, हेलो इफेक्ट। इसका मतलब है किसी के एक अच्छे गुण, जैसे वो बहुत आकर्षक है, के आधार पर उसे हर चीज में अच्छा मान लेना। वो इतना स्मार्ट और सुंदर है, वो झूठ नहीं बोल सकता। राइट, ये एक बहुत आम दिमागी शॉर्टकट है जो हमें सच देखने से रोकता है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि लोगों को पढ़ना कोई जादू नहीं, बल्कि एक सचेत कौशल है। किसी की बेसलाइन और संदर्भ पर ध्यान देना, चारों चैनलों में पैटर्न देखना, और सबसे जरूरी अपने पूर्वाग्रहों से सावधान रहना। बिल्कुल, ये सब हमें लोगों की अनकही भाषा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। सही कहा। और इस चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न। जैसा कि हमने बात की, किसी व्यक्ति की बेसलाइन से होने वाले बदलाव सबसे महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। तो इस हफ्ते अपने आसपास के लोगों, परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों में किसी एक आसानी से देखे जा सकने वाले शारीरिक गुण पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जा सकती है। जैसे कि वो आमतौर पर कैसे बैठते हैं, या बात करते समय उनकी आंखों का संपर्क कैसा रहता है। सिर्फ नोटिस करना है, कोई नतीजा नहीं निकालना। बिल्कुल, बस नोटिस करें। ये उनकी व्यवहारिक बेसलाइन बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। सोचिए, आप एक मीटिंग में हैं और आपके बॉस आपकी प्रेजेंटेशन के बाद कहते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन उनकी आवाज एकदम सपाट है, आंखें कहीं और देख रही हैं। या आपका कोई दोस्त ब्रेकअप के बाद कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर उसके कंधे झुके हुए हैं, वो नजरें मिलाने से बच रहा है। हाँ, ये हम सब ने महसूस किया है। बिल्कुल, जब शब्द कुछ और कहते हैं और एहसास कुछ और होता है। तो आज हम इसी बार बात करने वाले हैं। हाँ, आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी छिपी हुई भाषा को समझने की एक गाइड की तरह हैं। ये पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक के कुछ हिस्से हैं। और यहाँ मकसद किसी का दिमाग पढ़ना नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है एक बेहतर श्रोता और एक बेहतर ऑब्जर्वर बनना। बिल्कुल। और किताब का एक मुख्य विचार ये है कि ये कोई जासूसी ट्रिक नहीं है, ये गहरी समझ का एक हुनर है। अच्छा। इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है बाहरी दुनिया को देखना, लोगों के अशाब्दिक संकेत, उनके चेहरे के भाव। और दूसरा उतना ही जरूरी हिस्सा है अपनी अंदरूनी दुनिया को समझना, जिसे हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। EI। हाँ, EI। और लेखक इस बात पे जोर देते हैं कि दूसरे को समझने का रास्ता खुद को समझने से ही शुरू होता है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। किताब का एक बड़ा हिस्सा इसी इमोशनल इंटेलिजेंस पर आधारित है। हाँ। अक्सर लोग सोचते हैं कि दूसरों को पढ़ने का मतलब है बस उनकी बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखना, वो कैसे बैठे हैं, हाथ कहाँ हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि ये तो सिर्फ आधा सच है। ये सतह है, नींव नहीं। किताब में साफ तौर पे कहा गया है कि बिना EI के बॉडी लैंग्वेज पढ़ना वो सिर्फ अंदाजा लगाना है, मतलब तुक्का मारना। बिल्कुल।
लेखक इसे 4 स्तंभों पर खड़ा करते हैं। पहला है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, यानी ये समझना कि मैं इस पल में क्या महसूस कर रहा हूँ और क्यों। जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर असल में शायद सबसे मुश्किल काम है। सही बात है। कई बार तो दिन खत्म होने पर एहसास होता है कि हम सुबह से किसी छोटी सी बात पर चिढ़े हुए थे और उसका असर हमारे हर काम पर पड़ा। बिल्कुल, और यही दूसरा स्तंभ आता है, आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। अच्छा, एक बार जब आप जान गए कि आप चिढ़े हुए हैं, तो अगला कदम क्या है? क्या आप उस भावना को अपने हर फैसले पर हावी होने देते हैं, या उसे काबू में रखते हैं? हाँ, या उसे काबू में रखकर शांत दिमाग से काम करते हैं? ये क्षमता ही आत्मनियमन है। तो मतलब पहले खुद को समझो, फिर खुद को काबू करो, इसके बाद ही हम दूसरों की तरफ देख सकते हैं। हाँ, और यहाँ एक चेन रिएक्शन जैसा है। अगर आप खुद को नहीं समझेंगे तो खुद को काबू नहीं कर पाएंगे। सही कहा। और अगर आप खुद पर ही काबू नहीं रख सकते, तो आप दूसरों की भावनात्मक स्थिति को शांत दिमाग से कैसे पढ़ पाएंगे? यही तीसरा स्तंभ आता है, सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस, यानी कमरे में घुसते ही वहाँ की ऊर्जा को महसूस करना। बिल्कुल, ये समझना कि सामने वाला जो कह रहा है उसके पीछे की भावना क्या है। और अगर ये तीनों स्तंभ मजबूत हैं, तब चौथा स्तंभ संबंध प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो अपने आप काम करने लगता है। हाँ, यानी अपनी इस समझ का इस्तेमाल करके बेहतर रिश्ते बनाना, भरोसा कायम करना, मुश्किल बातचीत को भी आसानी से संभाल लेना। सही कहा। ये सब खुद से ही शुरू होता है। किताब में एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बताया गया है जो हम अक्सर करते हैं। क्या? हम मान लेते हैं कि दूसरे वही महसूस कर रहे हैं जो हमें लगता है कि उन्हें करना चाहिए। अच्छा, इसका कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे कोई बड़ी डील हारने के बाद शांत दिख रहा है तो हम सोचते हैं कि उसे फर्क नहीं पड़ा, जबकि हो सकता है कि वो अंदर से बहुत गुस्से में हो और बस दिखावा कर रहा हो। एआई हमें इसी दिखावे के पार देखने में मदद करती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें बताती है कि सतह के नीचे कुछ और चल रहा है, पर सवाल यह है कि उसे पकड़ें कैसे, खासकर जब वो भावनाएं सिर्फ एक पल के लिए चेहरे पर आती हैं। यहीं पर स्रोतों में डॉक्टर पॉल एकमैन का काम बहुत दिलचस्प हो जाता है। ओह हाँ, उनकी कहानी तो किसी फिल्म जैसी लगती है। हाँ, ये वाकई कमाल है। 1960 के दशक में डॉक्टर एकमैन पापुआ न्यू गिनी के एक ऐसे दूर दराज इलाके में गए जहाँ एक जनजाति रहती थी जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। उन्होंने ना कभी फिल्में देखी थी ना मैगजीन। मतलब वो पूरी तरह से अलग थलग थे। बिल्कुल। और वो जानना चाहते थे कि क्या हमारे चेहरे के भाव सीखे जाते हैं या जन्मजात होते हैं। और उन्हें जो मिला उसने इस पूरी फील्ड को बदल दिया। पूरी तरह से। उन्होंने पाया कि वो लोग खुशी, दुख, गुस्सा, डर जैसी भावनाओं को ठीक वैसे ही चेहरे पर दिखाते थे जैसे न्यूयॉर्क या टोक्यो में रहने वाला कोई इंसान दिखाता है। कमाल है। इस रिसर्च ने साबित कर दिया कि कुछ मूल भावनाएं सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल। ये हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। अच्छा। इसी रिसर्च के आधार पर उन्होंने फेशियल एक्शन कोडिंग सिस्टम यानी फैक्स बनाया, जो चेहरे की 44 मांसपेशियों की हर हरकत का एक तरह से नक्शा है। और यहीं से माइक्रो एक्सप्रेशंस का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल। वो क्षणिक भाव जो हम छिपाने की कोशिश करते हैं पर फिर भी लीक हो जाते हैं। हाँ, ये वो भावनात्मक रिसाव है, इमोशनल लीकेज, और ये सिर्फ 1 सेकंड के 25वें हिस्से तक ही रहता है। इतना कम? हाँ, आप इसे सचेत रूप से पकड़ नहीं सकते, लेकिन आपका अवचेतन मन इसे नोटिस कर लेता है। यही वो अजीब लगने वाली फीलिंग है। बिल्कुल, यही वो फीलिंग है। किताब में ऐसी 7 सार्वभौमिक भावनाओं के बारे में बताया गया है जो इन माइक्रो एक्सप्रेशंस के जरिए जाहिर होती है। अच्छा, तो एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे आम है मुस्कान। हम सबको पता चल जाता है जब कोई जबरदस्ती मुस्कुरा रहा है, पर दिमाग उसे पकड़ता कैसे है? स्रोतों में इसका कोई वैज्ञानिक आधार बताया गया है? हाँ, इसे ड्यूशन स्माइल कहते हैं, एक फ्रांसीसी न्यूरोलॉजिस्ट के नाम पर है। ड्यूशन स्माइल? हाँ, और इसका राज होठों में नहीं, आंखों में छिपा है। आंखों में? हाँ, जब कोई सच में खुश होता है तो उसके मुंह के कोने ऊपर उठने के साथ साथ उसकी आंखों के आसपास की मांसपेशियां भी सिकुड़ती हैं। अच्छा। इससे आंखों के बाहरी कोनों पर हल्की लकीरें बनती हैं, जिन्हें क्रोज फीट कहते हैं। मतलब आंखें भी मुस्कुराती हैं? बिल्कुल। नकली मुस्कान में सिर्फ होंठ हिलते हैं, आंखें स्थिर और बेजान रहती हैं। अगली बार किसी की मुस्कान देखें तो उनके होठों के बजाय उनकी आंखों पर ध्यान दें। असली बातचीत चेहरे के ऊपरी हिस्से में हो रही होती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब कुछ नकारात्मक भावनाओं की बात करते हैं। किताब में तिरस्कार या कंटेम्प्ट को सबसे अनोखा बताया गया है। और खतरनाक भी। खतरनाक क्यों? इसकी खास बात यह है
कि ये चेहरे के दोनों तरफ एक जैसा नहीं होता। मतलब इसमें होंठ का सिर्फ एक कोना हल्का सा ऊपर उठता है। ओह, वो हल्की सी तिरछी मुस्कान। हाँ, जैसे कोई व्यंग्यात्मक मुस्कान दे रहा हो। लेखक के अनुसार ये श्रेष्ठता की भावना को दर्शाता है, मैं तुमसे बेहतर हूँ वाली भावना। समझ गया। ये इतना सूक्ष्म होता है कि अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। मुझे याद है, एक बार मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था और एक सीनियर के चेहरे पर बस यही भाव आया था। होठ का एक कोना हल्का सा उठा। उस 1 सेकंड के भाव ने मुझे शब्दों से ज्यादा बता दिया कि वो मेरे आइडिया को खारिज कर चुके हैं, भले ही बाद में उन्होंने तारीफ की। ये इसका खतरा है। रिश्तों के विशेषज्ञ इसे रिश्तों का कातिल भी कहते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे सामने वाले के लिए अनादर दिखाता है। बाप रे। अब बाकी कुछ भावों की बात करें तो क्रोध और भय में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि दोनों में ही आंखें बड़ी भूमिका निभाती हैं। इनमें क्या फर्क है? क्रोध यानी एंगर में भौहें नीचे की ओर खींचती हैं और एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, और आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, जैसे किसी चीज पर निशाना साध रही हो, फोकस करने जैसा। बिल्कुल। वहीं भय यानी फियर में भौहें ऊपर उठकर सीधी हो जाती हैं और एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, और आंखें पूरी तरह चौड़ी हो जाती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। एग्जैक्टली। और घृणा, डिस्गस्ट। घृणा का सबसे बड़ा संकेत है नाक का सिकुड़ना। ऊपरी होंठ भी थोड़ा ऊपर उठ सकता है। ये एक बहुत ही आदिम प्रतिक्रिया है, जैसे हम किसी खराब चीज को सूंघने से खुद को बचा रहे हो। सही बात है। और आखिरी दो, आश्चर्य और दुख। आश्चर्य तो भय जैसा ही लगता है। इसमें एक बहुत बारीक सा फर्क है। आश्चर्य, सरप्राइज में भौहें ऊपर उठ के गोल हो जाती हैं, आंखें चौड़ी और मुंह खुल जाता है। ये बहुत ही क्षणिक भाव है। कितनी देर का? रिसर्च कहती है कि असली आश्चर्य 1 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता। अगर कोई इससे ज्यादा देर तक हैरान दिखे तो वो शायद अभिनय कर रहा है। अच्छा। वहीं दुख, सैडनेस में भौं के अंदरूनी कोने ऊपर की ओर उठते हैं, जिससे माथे पर एक छोटी सी सिलवट बनती है और होंठों के कोने नीचे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये जानना कि चेहरे पर कौन सी भावनाएं दिख सकती हैं एक बात है, पर असल जिंदगी की तेज रफ्तार बातचीत में इन्हें पकड़ें कैसे? ये असली चुनौती है। किताब में बताया गया ट्रायंगल मेथड के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये एक अच्छी शुरुआती तकनीक है। इसका मतलब है कि अपनी नजर को एक त्रिकोण में घुमाना, एक आंख, दूसरी आंख और फिर मुंह। अच्छा। ऐसा करने से आप चेहरे के तीनों जरूरी हिस्सों पर बराबर ध्यान दे पाते हैं। लेकिन किताब में इससे भी ज्यादा जरूरी एक नियम बताया गया है, जो इस पूरे हुनर की नींव है। वो क्या है? बेसलाइन स्थापित करना। Establishing a baseline. बेसलाइन, इसका क्या मतलब है? व्यक्ति की सामान्य, शांत और तनाव मुक्त अवस्था को जानना। नॉर्मल स्टेट। हाँ, उनका नॉर्मल क्या है? जब कोई व्यक्ति सामान्य रूप से बात कर रहा होता है तो वो कैसे बैठता है, उनके चेहरे पर सामान्य भाव क्या होता है, उनकी आवाज की टोन कैसी होती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बात करते हुए हमेशा हाथ बांधे रखते हैं। अगर आप उनकी ये बेसलाइन नहीं जानते तो आप सोचेंगे कि वो रक्षात्मक हो रहे हैं, जबकि ये बस उनकी आदत है। बिल्कुल। लेकिन ये बेसलाइन पता करना तो बहुत मुश्किल होगा। किसी सहकर्मी से आप दिन में 10 मिनट बात करते हैं, उसकी सामान्य शांत अवस्था क्या है, ये कैसे पता चलेगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जाहिर है, जिन लोगों के साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं उनकी बेसलाइन हम बेहतर समझते हैं। लेकिन अजनबियों या सहकर्मियों के लिए भी एक तरीका है। जब बातचीत शुरू हो तो कुछ सामान्य हल्के फुल्के सवाल पूछें। जैसे वीकेंड कैसा था या मौसम के बारे में बात करें। इन गैर खतरनाक सवालों पर व्यक्ति जिस तरह से प्रतिक्रिया देता है, उसकी मुद्रा, आवाज का लहजा, वो उसके उस पल की बेसलाइन है। अच्छा। फिर जब आप असली गंभीर मुद्दे पर आते हैं तो आप इस बेसलाइन से होने वाले किसी भी बदलाव को पकड़ सकते हैं। तो मतलब पहले सामान्य स्थिति को समझो, फिर उस सामान्य स्थिति से होने वाले बदलाव को देखो। हाँ, वो बदलाव ही असली संकेत हैं। इसी से जुड़ी एक और बात, किताब में झूठ पकड़ने को लेकर भी एक चेतावनी दी गई है। हाँ, और ये सबसे आम गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि माइक्रो एक्सप्रेशन देखने का मतलब है झूठ पकड़ना, जो कि सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेखक इस बात को बहुत स्पष्ट करते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन एक छिपी हुई भावना को उजागर करता है, जरूरी नहीं कि वो झूठ हो। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए आप अपने किसी कर्मचारी से पूछते हैं, क्या आपने ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर लिया? ठीक है। और सवाल पूछते ही उसके चेहरे पर एक पल के लिए डर का भाव आता है और फिर वो कहता है हाँ, हो गया है। अब ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे? कि वो झूठ बोल रहा है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि उसे डर इसलिए लगाओ क्योंकि आप उसके बॉस हैं और उसे आपके सवाल पूछने के तरीके से घबराहट होती है।
या शायद उसे डर है कि आप उसके काम में कोई गलती निकालेंगे। वो भाव असली है, डर। लेकिन उस डर का कारण क्या है, ये आपको संदर्भ से ही पता चलेगा। मतलब भावना को पहचानना पहला कदम है और उस भावना का कारण समझना दूसरा और ज्यादा मुश्किल कदम है। तो संक्षेप में ये कोई सुपर पावर नहीं बल्कि एक हुनर है। बिल्कुल, एक स्किल है। इसकी शुरुआत होती है अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने से, ताकि हम भावनाओं को समझ सकें। और फिर आता है व्यवस्थित रूप से निरीक्षण करना, किसी एक इशारे पर कूदने के बजाय इशारों के पैटर्न को देखना, व्यक्ति की सामान्य बेसलाइन से बदलाव को नोट करना, और चेहरे पर आने वाले उन सार्वभौमिक भावों के क्षणिक भावों को खोजना। बिल्कुल। ये केवल शब्दों को सुनने से आगे बढ़कर पूरे संचार को शाब्दिक और अशाब्दिक सही मायने में समझने के बारे में है। जब आप ये दोनों चीजें मिला देते हैं, तब आप असल में उस कहानी को समझ पाते हैं जो एक व्यक्ति बता रहा है, न कि सिर्फ उन शब्दों को जो वो बोल रहा है। लेकिन इसमें एक और परत भी तो है। कौन सी? कि ये 7 भावनाएं तो सार्वभौमिक हैं, पर किस बात पर हमें ये भावनाएं महसूस होती हैं, वो तो हमारी संस्कृति और परवरिश तय करती है। बहुत अच्छा पॉइंट है। इसे डिस्प्ले रूल्स कहते हैं। कुछ संस्कृतियों में सार्वजनिक रूप से गुस्सा दिखाना सामान्य है, जबकि कुछ में इसे बहुत बुरा माना जाता है। तो संदर्भ हमेशा महत्वपूर्ण है। हमेशा। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये स्रोत हमें दूसरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए शक्तिशाली उपकरण देते हैं। हाँ। लेकिन लेखक अंत में एक बहुत ही उत्तेजक सवाल भी पूछते हैं। हाँ। अंतिम विचार यह है, जैसे जैसे हम इन छिपे हुए संकेतों को पहचानने में बेहतर होते जाते हैं, तो एक सहानुभूतिपूर्ण निरीक्षक होने और किसी के निजी भावनात्मक स्थान पर आक्रमण करने की बीच की महीन रेखा कहाँ है? मतलब कब अवलोकन निगरानी बन जाता है? ये एक नैतिक सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि हर हुनर के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक जासूस की तरह सोचने वाले हैं। हमारा मिशन है लोगों के मन में असल में क्या चल रहा है ये पता लगाना। और हमारे सुराग वो शब्द नहीं जो वो कहते हैं, बल्कि वो सब कुछ जो उनका शरीर बयां करता है, तब भी जब वो चुप रहना चाहते हों। आज की हमारी पड़ताल पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक के कुछ हिस्सों पर आधारित है, जो हमें लोगों को डिकोड करने के कुछ टूल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही फेमस और शायद थोड़े कंट्रोवर्शियल आइडिया से। डॉक्टर अल्बर्ट मेहराबियन का 7-38-55 नियम। ये कहता है कि जब हम अपनी भावनाएं शेयर करते हैं तो शब्दों का असर सिर्फ 7% होता है, हमारी आवाज के टोन का 38% और हमारी बॉडी लैंग्वेज का 55%। और ये वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग थोड़ा चौंक जाते हैं। बिल्कुल। एक मिनट, लेकिन ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि हमारे शब्द सिर्फ 7% मायने रखते हैं। मतलब मैं इतनी देर से जो बोल रहा हूँ वो लगभग बेकार है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, नहीं, आपके शब्द बेकार नहीं है। इस नियम को अक्सर गलत समझा जाता है। मेहराबियन का पॉइंट ये नहीं था कि शब्द हमेशा अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। उनका मतलब था कि जब आपके शब्दों और आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फ्लिक्ट होता है, अच्छा, यानी जब आप कहे कुछ रहे और महसूस कुछ और कर रहे, तब लोग 55% भरोसा आपकी बॉडी लैंग्वेज पर करते हैं। क्योंकि सच ये है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करने में बहुत बुरे हैं। हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस लगातार सिग्नल भेजता रहता है और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। ठीक है, ये ज्यादा सेंस बनाता है। तो जब शब्द और बॉडी लैंग्वेज मैच ना हो रहे हो तो बॉडी लैंग्वेज पर यकीन करो। तो फिर शब्दों के परे जाने की शुरुआत कहाँ से करें? आवाज से? आवाज एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि वो शब्दों से जुड़ी होती है। सोचिए, कोई आपको अपने पुराने बॉस के बारे में बता रहा है और अचानक उसकी आवाज की स्पीड बढ़ जाती है और वो कहता है, नहीं, इट वाज फाइन, कोई बड़ी बात नहीं थी। शब्द कह रहे हैं सब ठीक था, लेकिन उसकी तेज गति, उसकी जल्दबाजी क्या बता रही है? कि शायद वो अभी भी उस बात को लेकर थोड़ा अनसेटल्ड है, शायद वो उस टॉपिक से जल्दी आगे बढ़ना चाहता है या थोड़ा डिफेंसिव हो रहा है। एग्जैक्टली। आवाज का टोन, उसकी पिच, उसकी स्पीड, ये सब वो इमोशनल इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं जिसे शब्द छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो नहीं कहा गया वो भी उतना ही जरूरी है। बातचीत के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस या किसी सवाल का जवाब देने से पहले की लंबी हिचकिचाहट, ये सब अंदर चल रहे किसी संघर्ष का सिग्नल हो सकता है। और मैंने मिररिंग के बारे में भी पढ़ा है
कि लोग अनजाने में एक दूसरे के एक्शंस कॉपी करते हैं। हाँ, और ये एक बहुत शक्तिशाली संकेत है। जब हम किसी के साथ कंफर्टेबल और कनेक्टेड महसूस करते हैं तो हम अनजाने में उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाथ के इशारे, यहाँ तक कि बोलने की लय को भी कॉपी करने लगते हैं। मुझे याद है, एक बार मैं एक मुश्किल मीटिंग में थी। जैसे ही मेरे क्लाइंट ने मेरी तरह ही कॉफ़ी का कप उठाया और उसी तरह से पीछे होकर बैठे, मुझे पता चल गया कि वो मेरे आइडिया से सहमत हैं, उनके कुछ कहने से पहले ही। क्या बात है? ये एक सबकॉन्शियस हैंडशेक जैसा है, और अगर कोई बिल्कुल भी मिररिंग नहीं कर रहा तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि वो आपसे डिस्कनेक्टेड या असहमत महसूस कर रहा है। तो आवाज का लहजा हमें धोखा दे सकता है, लेकिन एक चीज है जो झूठ बोलने में बहुत कच्ची है, और वो है हमारा चेहरा। पैट्रिक किंग इसे भावनाओं का युद्ध का मैदान कहते हैं, और यहीं पर असली कहानी सामने आती है। ये एक परफेक्ट एनालॉजी है, क्योंकि चेहरे पर लगातार एक जंग चलती रहती है। जो हम सच में महसूस कर रहे हैं और जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं उसके बीच। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है चेहरे को 3 जोन में बांटना। जोन 1 है ऊपर का हिस्सा, आंखें और भौहें। ये सबसे ईमानदार हिस्सा है। ईमानदार क्यों? क्योंकि इन मसल्स पे हमारा कॉन्शियस कंट्रोल बहुत कम होता है। जब आप सच में हैरान होते हैं तो आपकी भौहें अपने आप ऊपर उठ जाती है, आप इसे रोक नहीं सकते। सच्चा डर, सच्ची उदासी सब आंखों और माथे पे सबसे पहले दिखती है। फिर आता है जोन 2, नाक और गाल, और आखिर में जोन 3, मुंह और जबड़ा, जो सबसे बड़ा धोखेबाज है। धोखेबाज, क्योंकि हम सबको पोलाइट स्माइल करना सिखाया जाता है ना? तो फिर इतनी सारी नकली मुस्कानों के बीच कोई असली मुस्कान को पहचाने तो कैसे? इसका राज जोन 3 में नहीं, जोन 1 में छिपा है, आंखों में। अच्छा। एक सच्ची जेन्युइन मुस्कान, जिसे ड्यूशन स्माइल कहते हैं, सिर्फ होठों से नहीं आती। इसमें 2 मसल ग्रुप्स काम करते हैं। एक तो वो जो आपके होठों के कोनों को ऊपर खींचता है, लेकिन दूसरा और सबसे जरूरी वो है जो आपके आंखों के बाहरी कोनों को सिकोड़ता है, जिससे आंखों के पास हल्की सी लकीरें बनती हैं, जिन्हें क्रो फीट कहते हैं। मतलब आंखों का मुस्कुराना। बिल्कुल। जब कोई सिर्फ सोशली मुस्कुरा रहा होता है तो सिर्फ उसका मुंह मुस्कुराता है, आंखें एकदम शांत रहती हैं, उनमें कोई चमक नहीं होती। तो अगली बार जब कोई कहे कि वो आपसे मिलकर बहुत खुश है, तो उसके होठ नहीं, उसकी आंखें देखना, वो आपको सच बता देंगी। ये तो कमाल है। लेकिन मैंने सुना है कि कभी-कभी भावनाएं इतनी तेजी से चेहरे पर आती है कि हम उन्हें देख ही नहीं पाते। माइक्रो एक्सप्रेशन, सही कहा। हाँ, और ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है अगर आप इन्हें पहचानना सीख जाएं। माइक्रो एक्सप्रेशंस चेहरे पर 1 सेकंड के 25वें हिस्से, मतलब 1/25 ऑफ अ सेकंड के लिए आते हैं। 1 सेकंड का 25वां हिस्सा, मतलब पलक झपकने से भी तेज। ब्लिंक एंड यू मिस इट। एग्जैक्टली। ये अनैच्छिक होते हैं, इनवॉलंटरी। ये आपकी सच्ची भावना का एक लीक होते हैं, इससे पहले कि आपका दिमाग उसे छिपाने के लिए कोई नकली एक्सप्रेशन बना पाए। मान लीजिए आप किसी से कोई सौदा कर रहे हैं, आपने अपना फाइनल ऑफर दिया, सामने वाले ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, हाँ ये समाधान बिल्कुल ठीक लगता है। लेकिन हाँ कहने से ठीक पहले 1 सेकंड के उस छोटे से हिस्से के लिए आपने उसके होठों के कोनों को हल्का सा नीचे की ओर जाते देखा, जो उदासी या नापसंदी का एक माइक्रो एक्सप्रेशन है। मतलब हम अनजाने में अपनी पूरी रणनीति लीक कर देते हैं। ये तो किसी पोकर प्लेयर के लिए सबसे बुरा सपना होगा। हाँ बिल्कुल। उस एक माइक्रो एक्सप्रेशन और उसके बाद की नकली आंखों के बिना वाली मुस्कान ने आपको बता दिया कि भले ही वो जुबानी तौर पर मान गया है, पर अंदर से वो इस डील से खुश नहीं है। शायद वो मजबूरी में मान रहा है। ये जानकारी आपको बातचीत में एक बहुत बड़ी बढ़त दे सकती है। ठीक है, तो चेहरे से आगे बढ़कर आप पूरे शरीर की बात करते हैं। किताब में शरीर की भाषा को समझने के लिए 4 डायमेंशंस बताए गए हैं। ये क्या हैं? इन्हें आप बॉडी लैंग्वेज का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। पहला है शक्ति बनाम अधीनता, पावर वर्सेस सबमिशन। जो इंसान पावरफुल महसूस करता है वो ज्यादा जगह लेता है। पैर फैलाकर बैठना, तनकर खड़ा होना, ठुड्डी थोड़ी ऊपर, इसे पावर पोजिंग भी कहते हैं। वहीं जो अधीन या नर्वस महसूस करता है वो खुद को सिकोड़ लेता है। पैर मिलाकर बैठना, कंधे झुका लेना या गर्दन छूने जैसे खुद को शांत करने वाले इशारे करना। और दूसरा है खुलापन बनाम बंद होना, ओपननेस वर्सेस क्लोजनेस, है ना? ये तो क्लासिक है, हाथ बांध के बैठना। हाँ, हाथ या पैर क्रॉस करना एक क्लासिक ब्लॉकिंग बिहेवियर है। ये दिखाता है कि व्यक्ति या तो फिजिकली या मेंटली क्लोज्ड ऑफ है। लेकिन यहाँ भी न्यूआंस है।
और हाथ बंधने के भी कई तरीके हैं। क्या हाथ हल्के से बंधे हैं या फिर बाहों को कसकर पकड़ा हुआ है, जैसे खुद को सहारा दे रहे हो? क्या मुट्ठियां बंधी हैं? हर छोटा सा फर्क कहानी को बदल देता है, हल्की सी बेचैनी से लेकर सीधे गुस्से तक। इसके उलट खुली हथेलियां दिखाना, शरीर का आपकी तरफ होना, ये सब खुलेपन और विश्वास के संकेत हैं। ठीक है। और तीसरा और चौथा डायमेंशन? तीसरा है आराम बनाम तनाव। जब कोई अनकंफर्टेबल होता है तो उसका शरीर एनर्जी छोड़ने के तरीके ढूंढता है। पैर हिलाना, उंगलियां चटकाना, बार बार अपनी कुर्सी पर हिलना डुलना, ये सब सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर है जो हमारा शरीर तनाव कम करने के लिए अनजाने में करता है। और चौथा है जुड़ाव बनाम अलगाव, एंगेजमेंट वर्सेस डिसएंगेजमेंट। जब कोई आपकी बातों में सच में इंटरेस्टेड होता है तो वो फिजिकली आपकी तरफ झुकता है, लीनिंग इन। हाँ, वो आई कांटेक्ट बनाए रखता है। और अगर कोई बोर हो रहा है या जाना चाहता है तो वो पीछे की तरफ हटता है, नजरें चुराता है, या शायद उसके पैर दरवाजे की तरफ मुड़े होते हैं, जैसे उसका शरीर भागने के लिए पहले से ही तैयार है। ये सब क्या हो रहा है तो समझ आ गया, पर अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्यों? इन सारे व्यवहारों के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? पैट्रिक किंग कहते हैं, लोग जो कहते हैं उसे नहीं, जो करते हैं उसे देखो। बिल्कुल सही, क्योंकि हर एक्शन के पीछे एक वजह होती है। इसे समझने के लिए हमें व्यवहार की 3 परतों को देखना होगा। सबसे ऊपर है सतही व्यवहार, जो हम देखते हैं, हाथ बांधना, पैर हिलाना। उसके नीचे है भावनात्मक परत, उस व्यवहार के पीछे की भावना। हाथ बांधने के पीछे की भावना रक्षात्मकता, डिफेंसिवनेस हो सकती है। पैर हिलाने के पीछे की भावना चिंता, एंजाइटी हो सकती है। और सबसे गहरी परत? सबसे गहरी परत है मूल प्रेरक परत, को मोटिवेशनल लेयर। ये हमें क्यों का जवाब देती है। वो व्यक्ति रक्षात्मक क्यों महसूस कर रहा है, वो चिंतित क्यों है? इसका जवाब 6 सार्वभौमिक मानवीय जरूरतों, यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स में छिपा है। और यही असली कुंजी है। ये जरूरतें क्या हैं? ये है सुरक्षा, सेफ्टी, जुड़ाव, बिलोंगिंग, कंट्रोल, आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, पहचान, रिकॉग्निशन और विकास, ग्रोथ। अब उन उदाहरणों से इसे जोड़ते हैं। जब हम किसी को हाथ बांधे हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं रक्षात्मक, लेकिन क्यों? शायद उनकी नियंत्रण की जरूरत, नीड फॉर कंट्रोल को चुनौती मिल रही है, या शायद किसी ने उनकी बात को खारिज कर दिया जिससे उनकी आत्मसम्मान की जरूरत को ठेस पहुंची। कोई मीटिंग में बहुत ज्यादा बोल रहा है और किसी को बोलने नहीं दे रहा, शायद ये उसकी पहचान की जरूरत है, नीड फॉर रिकॉग्निशन। हर हाव भाव के पीछे इन जरूरतों में से एक छिपी होती है। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। मतलब हम सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि कोई क्या कर रहा है, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे अंदर से किस चीज की जरूरत है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन भी है, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट। और ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। संदर्भ के बिना हर विश्लेषण अधूरा है। कोई हाथ बांधकर बैठा है तो हो सकता है उसे ठंड लग रही हो। कोई आंखें नहीं मिला रहा तो शायद वो शर्मीला है, या उसकी संस्कृति में बड़ों से नजर मिलाना असम्मानजनक माना जाता है। बेशक कभी कभी पैर हिलाने का मतलब सिर्फ ये भी हो सकता है कि आपको वॉशरूम जाना है। हाँ, सही बात है। तो फिर हम गलती करने से कैसे बचें? एक अकेले संकेत पर कभी भरोसा मत करो, हमेशा पैटर्न देखो। पैटर्न चुराता है, अब आपके पास एक पैटर्न है। एक बार का व्यवहार कुछ नहीं कहता, लेकिन बार बार दोहराया गया व्यवहार सब कुछ कहता है। ठीक है, तो इस सारी जानकारी को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स क्या हैं? हम ये सब एक साथ कैसे जोड़ें? 3 मुख्य तकनीकें हैं जो एक तरह का टूल किट बनाती हैं। पहली है बेसलाइन प्लस डेविएशन पद्धति। ओके। इसका मतलब है कि पहले किसी व्यक्ति के नॉर्मल रिलैक्स्ड व्यवहार को देखो। वो आमतौर पर कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, ये उसकी बेसलाइन है। फिर जब आप कोई सेंसिटिव टॉपिक लाते हैं तो उस बेसलाइन से होने वाले बदलाव यानी डेविएशन पर ध्यान दो। अगर कोई आमतौर पर शांत रहता है लेकिन पैसे की बात आते ही उसके पैर हिलने लगते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सुराग है। दूसरा था क्लस्टर एनालिसिस, यानी संकेतों के समूहों को देखना। समूह या क्लस्टर को देखो। क्रॉस्ड आर्म्स प्लस पीछे झुका शरीर प्लस कम आई कांटेक्ट, ये तीनों मिलकर असहमति का एक बहुत मजबूत क्लस्टर बनाते हैं जो सिर्फ ठंड लगने से कहीं ज्यादा है। और तीसरी टेक्निक है कॉन्ग्रुएंसी चेक। हाँ, यानी सुसंगतता की जांच। क्या शब्द, आवाज का टोन, चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज सब एक ही कहानी कह रहे हैं?
अगर कोई कांपती आवाज और भींचे हुए जबड़ों के साथ कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो यहाँ शब्दों और शरीर में कोई तालमेल नहीं है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, जब ऐसा हो तो हमेशा शरीर पर भरोसा करो। तो आज की चर्चा का सार ये है कि हमारा संचार एक आइसबर्ग की तरह है। जो शब्द हम सुनते हैं वो सिर्फ सतह पर दिखने वाला 10% हिस्सा है। असली कहानी, असली भावनाएं और इरादे वो सब सतह के नीचे छुपे हैं, और शाब्दिक संकेतों में, व्यवहार के पैटर्न में और उसके पीछे की गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरतों में। बिल्कुल। और इन संकेतों को समझना सिर्फ दूसरे लोगों को पढ़ने या उनका विश्लेषण करने के लिए नहीं है। ये सहानुभूति, एम्पैथी का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। जब हम ये समझ पाते हैं कि कोई व्यक्ति शब्दों के परे सच में कैसा महसूस कर रहा है, तो हम उसके साथ ज्यादा गहरे और सार्थक संबंध बना सकते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। और अब सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार। आज हमने जाना कि हमारी बॉडी लैंग्वेज का कितना गहरा असर होता है और ये हमारी सच्ची भावनाओं को कैसे जाहिर करती है। तो सवाल ये है कि क्या जानबूझकर अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलना, जैसे इंटरव्यू से पहले आत्मविश्वास महसूस करने के लिए पावर पोज अपनाना, नैतिक है? क्या ये प्रभावी संचार का एक स्मार्ट तरीका है, या ये एक तरह का धोखा है जहां हम वो भावनाएं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम असल में महसूस नहीं कर रहे? हम ये सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक जासूस की तरह सोचने वाले हैं। हाँ, मतलब लोगों के मन में क्या चल रहा है ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मिशन है शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई को समझना। क्योंकि अक्सर लोग जो कहते हैं और जो उनका मतलब होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। सही बात है। तो इस कोड को क्रैक करने के लिए आज हम पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक से कुछ बहुत ही कमाल के आइडियाज पर गौर करेंगे। हमारा मकसद साफ है, किसी के शब्दों और उनकी बॉडी लैंग्वेज के बीच का जो गैप है उसे पकड़ना। इसके लिए हम 4 सुरागों पर फोकस करेंगे। उनके कर्म मतलब एक्शंस, माहौल या कॉन्टेक्स्ट, उनकी आवाज और उनकी आंखें। और ये पूरी पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प लाइन से शुरू होती है। कौन सी? कि आप क्या कहते हैं वो उतना जरूरी नहीं जितना ये कि आप उसे कैसे कहते हैं। आवाज, लय, हाव भाव, असल कहानी तो यही कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सुराग है कर्म या एक्शंस। सबसे पुराना नियम है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हाँ बिल्कुल। कथनी और करने का फर्क। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर हम इसे रोज नजरअंदाज करते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई दोस्त कहे कि वो आपके नए बिजनेस आइडिया को लेकर बहुत एक्साइटेड है, लेकिन जब भी बात करो तो कोई ना कोई बहाना बना देता है। हाँ, हमेशा बिजी होता है या फोन नहीं उठाता। यहाँ शब्द एक्साइटमेंट कह रहे हैं, पर एक्शंस क्या दिखा रहे हैं? टालम टोल, अवॉइडेंस। तो असली कहानी एक्शंस में है हमेशा। ये तो सच है, पर सिर्फ एक्शन को देखकर भी तो गलती हो सकती है ना? हो सकती है और होती भी है। और यहीं पर हमारा दूसरा सुराग यानी संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट काम आता है। यही इस पूरी पड़ताल का सबसे जरूरी हिस्सा है। किताब में एक फॉर्मूला दिया गया है, व्यवहार इज इक्वल टू व्यक्तित्व इनटू स्थिति। अच्छा, मतलब कोई इंसान कैसे बिहेव करेगा ये सिर्फ उसकी पर्सनालिटी पर नहीं, बल्कि वो किस सिचुएशन में है इस पर भी उतना ही निर्भर करता है। और हम अक्सर इस दूसरे हिस्से को इसका एक क्लासिक उदाहरण है किसी का हाथ बांध कर खड़ा होना। अगर कोई बॉस के सामने हाथ बांध कर खड़ा है तो हमें लगेगा कि वो डिफेंसिव है या घबराया हुआ है। लेकिन अगर वही इंसान बाहर बर्फीली हवा में खड़ा है तो उसे बस ठंड लग रही है। हाँ, बिना संदर्भ के हम गलत मतलब निकाल बैठेंगे। और यहीं पर हम सब वो गलती करते हैं जिसे मनोविज्ञान में मौलिक गुणारोपण त्रुटि या फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। ये थोड़ा भारी भरकम नाम है। नाम भारी है पर मतलब बहुत सीधा है। हम किसी के व्यवहार के लिए उसके चरित्र को दोष देते हैं, स्थिति को नहीं। ये तो हम सब करते हैं। कल ही कोई ट्रैफिक में मुझे कट मार गया और मेरे मुंह से निकला कितना बदतमीज आदमी है। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि शायद उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या वो किसी बहुत बड़े स्ट्रेस में हो। मैंने सीधे उसके कैरेक्टर पर ठप्पा लगा दिया। बिल्कुल। इसीलिए किसी को भी पढ़ने से पहले उसके आसपास के माहौल को पढ़ना जरूरी है। इसके 3 लेवल होते हैं। पहला है बाहरी संदर्भ, मतलब जगह, मौसम, आसपास का शोर। हाँ, एक शोरगुल वाली पार्टी में कोई चुपचाप खड़ा है तो हो सकता है वो शर्मीला ना हो, बस उसे ऊंची आवाज में बात करना पसंद ना हो। सही बात है। और दूसरा है सामाजिक संदर्भ। इसमें लोगों के बीच का रिश्ता, पावर डायनामिक या कल्चरल रूल्स आ जाते हैं। जैसे एक ही इंसान अपने बॉस के सामने बहुत विनम्र हो सकता है, लेकिन दोस्तों के साथ एकदम बिंदास। हाँ, और दोनों ही व्यवहार असली हैं, बस सामाजिक संदर्भ अलग अलग हैं। और तीसरा
तीसरा सबसे छुपा हुआ लेकिन सबसे ताकतवर होता है, वो है आंतरिक संदर्भ। मतलब उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। तनाव, थकान, भूख, चिंता। हाँ, ये दिखता नहीं पर व्यवहार पर सबसे ज्यादा असर डालता है। अगर कोई मीटिंग में चिड़चिड़ा हो रहा है तो क्या पता उसने सुबह से कुछ खाया ही ना हो। हाँ, भूखे इंसान के व्यवहार को जज करना तो सबसे बड़ा गुनाह है। बिल्कुल। तो मतलब किसी को समझने का पहला सीक्रेट ये नहीं है कि उन्हें देखें, बल्कि ये है कि उनके आसपास की दुनिया को देखें। ये एक तरह का माइंड रीडिंग शॉर्टकट है। चलिए अब हम अपने तीसरे सुराग पर आते हैं, जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है, आवाज। क्या ये सच है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी जबान से ज्यादा तेज है? ये काफी हद तक सच है। इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग में दो मैनेजर हैं। एक है लॉजिक मैनेजर, जो सोच समझकर धीरे धीरे शब्द चुनता है। ठीक है। और दूसरा है इमोशन मैनेजर, जो बहुत तेज और इम्पल्सिव है, और वो हमारी आवाज के टोन को कंट्रोल करता है। अच्छा। तो जब कोई झूठ बोलता है या अपनी भावनाओं को छिपाता है तो लॉजिक मैनेजर तो कहानी बना लेता है, पर इमोशन मैनेजर घबराकर आवाज में गड़बड़ कर देता है। वाह, ये तो कमाल की एनालॉजी है। तो इस इमोशन मैनेजर की गड़बड़ी को हम कैसे पकड़ सकते हैं? दो चीजों पर ध्यान देकर, पिच यानी आवाज का उतार चढ़ाव, और गति यानी बोलने की रफ्तार। पिच कैसे? जब हम उत्साहित, नर्वस या डरे हुए होते हैं तो हमारे गले की मांसपेशियां मतलब वोकल कॉर्ड्स तन जाती हैं। इससे आवाज की पिच ऊंची हो जाती है। हाँ, जैसे बच्चे जब एक्साइटेड होते हैं तो उनकी आवाज कितनी पतली और ऊंची हो जाती है। बिल्कुल। और जब कोई बहुत कॉन्फिडेंट या अथॉरिटी में होता है तो उसकी आवाज गहरी और नीची होती है। मैंने ये भी नोटिस किया है कि कुछ लोग बात खत्म करते करते अपनी आवाज ऊपर खींच लेते हैं, जैसे सवाल पूछ रहे हों। हाँ, उसे ही अपवर्ड इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ये अनिश्चितता या अप्रूवल मांगने का एक क्लासिक संकेत है। जैसे कोई कह रहा हो, मुझे लगता है ये प्लान काम करेगा। हाँ। दूसरी तरफ जब वाक्य के अंत में पिच नीचे आती है, जिसे डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन कहते हैं, तो वो आत्मविश्वास और निश्चितता का प्रतीक है। ये प्लान काम करेगा। फर्क साफ है। और रफ्तार का क्या? रफ्तार भी बहुत कुछ बताती है। जब कोई बहुत तैयारी करके कुछ बोलता है तो उसकी स्पीड एकदम नपी तुल्ली होती है, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल सवाल पूछ लो, रुको, सोचने दो, अब क्या बोलना है। हाँ, और इसके उलट अगर कोई किसी टॉपिक पर अचानक बहुत तेज बोलने लगे तो ये दिखाता है कि वो उस विषय से भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ा हुआ है या फिर वो घबराया हुआ है। मतलब आवाज में कोई भी अचानक आया बदलाव, चाहे वो पिच हो या रफ्तार, एक रेड फ्लैग है। एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। पर यहाँ भी बेसलाइन का नियम लागू होता है। मतलब? पहले ये जानना होगा कि उस इंसान के बोलने का नॉर्मल तरीका क्या है। बिल्कुल। कुछ लोग नेचुरली ही तेज बोलते हैं, कुछ धीरे। उस नॉर्मल पैटर्न से डिविएशन ही असली सुराग है। ठीक है, तो हमने माहौल देख लिया, गवाही सुन ली, अब आखिरी और सबसे पुख्ता सुराग की तरफ चलते हैं, आंखें। मन का आईना। कहते हैं आंखें झूठ नहीं बोलती। आप अपनी आवाज तो फिर भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों पर हमारा कंट्रोल लगभग 0 होता है। बिल्कुल। आंखों का व्यवहार हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, मतलब वो हिस्सा जो अपने आप काम करता है। इसलिए ये बहुत सच्चे संकेत देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुतलियों यानी प्यूपल्स की। हाँ, उनका फैलना और सिकुड़ना। जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमें पसंद हो, आकर्षक लगे या जिसमें हमारी गहरी रुचि हो, तो हमारी पुतलियां फैल जाती हैं। डायलेशन। हाँ, डायलेशन। ये एक अवचेतन संकेत है कि मुझे इसमें और दिलचस्पी है। तो अगली बार जब कोई कहे कि उसे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई, तो उसकी आंखों की पुतलियों पर नजर रखनी है। शायद सच्चाई वहीं दिखे। हाँ, ये तो खतरनाक टिप है। और इसका उल्टा भी होता होगा, जब हम कुछ नापसंद करते हैं तो पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। हाँ, उसे कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये एक तरह की रक्षात्मक प्रतिक्रिया है, जैसे दिमाग कह रहा हो मुझे ये नहीं देखना। पर इसमें रोशनी का भी तो ध्यान रखना होगा। बहुत जरूरी। ये देखने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि कमरे में लाइट कितनी है। पता चला आप अंधेरे में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि सामने वाला आप में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। हाँ, सही है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ भी किंग है। अच्छा, नजर मिलाने या आई कांटेक्ट का क्या? कुछ लोग तो घूरते ही रहते हैं और कुछ नजरें ही नहीं मिलाते। एक आरामदायक बातचीत में लोग लगभग 50 से 70% समय नजर मिलाते हैं। अगर कोई इससे बहुत कम नजर मिला रहा है तो ये आमतौर पर असुविधा, शर्म या अपराध बोध का संकेत हो सकता है। और जो बहुत ज्यादा घूरते हैं, वो या तो अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। और पलके झपकाना, ये तो हम नोटिस भी नहीं करते। और यही तो सुराग है।
एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 20 बार पलकें झपकाता है। ठीक है, यानी जब कोई तनाव में होता है, झूठ बोल रहा होता है या किसी मुश्किल सवाल का सामना करता है, तो ये दर अचानक बढ़ जाती है। इसे ब्लिंक बर्स्ट कहते हैं। ब्लिंक बर्स्ट? हाँ, ये तनाव के निकलने का एक शारीरिक संकेत है। सवाल पूछने के ठीक बाद उस पर ध्यान दें। लेकिन ये जो आई एक्सेसिंग क्यूज वाली थ्योरी है कि कोई ऊपर बाएं देखे तो याद कर रहा है और दाएं देखे तो कहानी बना रहा है, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ये एक शानदार सवाल है। मतलब हो सकता है कोई सिर्फ खिड़की के बाहर देख रहा हो और हम यहाँ बैठकर उसके झूठ का विश्लेषण कर रहे हो। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। किताब भी इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये कोई अचूक झूठ पकड़ने की मशीन नहीं है। तो फिर इसका क्या पॉइंट है? ये सिर्फ इस बात का एक संकेत हो सकता है कि मस्तिष्क जानकारी को कैसे प्रोसेस कर रहा है, याद करके या कल्पना करके। लेकिन इसका गलत मतलब निकालना बहुत आसान है। इसलिए इसे सिर्फ एक छोटे से सुराग की तरह ही लेना चाहिए, पुख्ता सबूत की तरह नहीं। तो इन सब का सार क्या है? मतलब निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि किसी एक संकेत पर कूदकर नतीजा नहीं निकालना है। हाँ, जैसे एक अकेली छींक का मतलब बीमारी नहीं होता, लेकिन छींक, खांसी और बुखार मिलकर वो जरूर बीमारी होते हैं। हमें संकेतों के समूह यानी क्लस्टर्स पर ध्यान देना है। तो आज की इस पूरी जासूसी को अगर 3 सुनहरे नियमों में बांधना और तो वो क्या होंगे? पहले संदर्भ देखें। किसी के व्यवहार की व्याख्या करने से पहले हमेशा पूछें वो कहाँ है, किसके साथ है और किस दबाव में है। ठीक है। दूसरा, उसकी बेसलाइन पता करें। हर इंसान का व्यवहार करने का एक नॉर्मल, स्वाभाविक तरीका होता है। उस नॉर्मल पैटर्न से कोई भी अचानक आया बदलाव ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगर कोई शांत रहने वाला इंसान अचानक बहुत हाथ हिलाने लगे तो वो एक सुराग है। और तीसरा, अलग अलग स्थितियों में निरीक्षण करें। किसी व्यक्ति का असली स्वभाव तब सामने आता है जब आप उसे अलग अलग माहौल में देखते हैं, दफ्तर में, दोस्तों के साथ, तनाव में, जिसे किताब में सिचुएशन स्विच टेक्निक कहा गया है। एकदम सही। तो अंत में ये सब संभावनाओं का खेल है, निश्चितता का नहीं। हमारा लक्ष्य 100% सही होना नहीं है, बल्कि अपनी समझ को बेहतर बनाना है, ताकि हम बेहतर सवाल पूछ सकें और लोगों के साथ ज्यादा गहराई से जुड़ सकें। ये लोगों पर लेबल लगाने का टूल नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर समझने का एक तरीका है। बिल्कुल। आज हमने शब्दों के पर्दे के पीछे झांकने की कोशिश की, कर्म और संदर्भ की नींव से लेकर आवाज के उतार चढ़ाव और आंखों की सूक्ष्म हरकतों तक। और ये किसी एक सुराग को पकड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी तस्वीर को एक साथ देखने के बारे में है, जिसमें शब्द, आवाज और शरीर सब शामिल हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर मनन किया जा सकता है। बताइए। जब कोई बात कर रहा हो तो उनकी आंखों के व्यवहार में कौन सा बदलाव, पलक झपकने की गति में अचानक तेजी, नजर की दिशा में बदलाव या पुतलियों के आकार में परिवर्तन ऐसा है जिसे जानबूझकर कंट्रोल करना या छिपाना लगभग नामुमकिन होगा, और क्यों? इस पर सोचने से यह पता चल सकता है कि हमारा अवचेतन मन असल में किन संकेतों को सबसे सच्चा मानता है। मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता है कि किसी मीटिंग के बाद मुझे लगता है कि अरे वाह, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, सब लोग मेरी बात से सहमत थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि क्लाइंट तो बिल्कुल खुश नहीं था। मैं ये संकेत पकड़ ही नहीं पाता। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लोगों को सही मायने में कैसे समझा जाए। इसके लिए हम पैट्रिक थिंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक से मिली जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मकसद कुछ गिनी चुनी टिप्स देना नहीं है, बल्कि उस विज्ञान को समझना है जो हमें शारीरिक हाव भाव, आवाज के लहजे और शब्दों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने में मदद करता है। बिल्कुल। और आपने जो मीटिंग वाली बात कही वो बहुत आम है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो किसी एक संकेत को पकड़कर नतीजा निकाल लेते हैं। जैसे कोई मुस्कुरा रहा है तो मान लिया कि वो सहमत है, कोई नजरें चुरा रहा है तो सोच लिया कि जरूर झूठ बोल रहा है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक गलती से बचने के बारे में है। हम सीखेंगे कि कैसे एक समग्र यानी होलिस्टिक नजरिया अपनाकर संकेतों के समूह, उस स्थिति के संदर्भ और किसी व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को ध्यान में रखकर एक ज्यादा सटीक समझ बनाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं इस विचार से कि संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक है। सुनने में तो ये बड़ा दार्शनिक लगता है, पर लोगों को समझने के मामले में इसका असली मतलब क्या है? ये असल में गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है ना। हमारा दिमाग चीज़ों को टुकड़ों में नहीं देखता, वो पैटर्न खोजने के लिए बना है।
जैसे जब हम 3 डॉट्स को एक त्रिभुज के आकार में देखते हैं तो हमारा दिमाग असल में एक त्रिभुज देखता है, भले ही उनके बीच लाइनें ना खींची गई हों। लोगों को समझने में भी यही होता है। हम अलग अलग संकेतों को जोड़कर एक पैटर्न यानी उस व्यक्ति का इरादा या उसकी भावना समझने की कोशिश करते हैं। एक अकेला संकेत उस तस्वीर का बस एक पिक्सल है, उससे पूरी कहानी कभी नहीं पता चलती। अच्छा, तो ये दिमाग का एक नेचुरल फंक्शन है कि वो डॉट्स को जोड़ना चाहता है। इसी को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए स्रोतों में एक रीडिंग पिरामिड मॉडल का जिक्र है। ये क्या चीज़ है? क्रिया को बहुत आसान बना देता है। सोचिए कि हम एक पिरामिड पर नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं और हर कदम पर हमारी समझ साफ होती जा रही है। इस पिरामिड का आधार यानी सबसे निचला और सबसे चौड़ा हिस्सा है बेसलाइन स्थापना। इसका मतलब है ये जानना कि कोई इंसान आमतौर पर बिना किसी तनाव के कैसा व्यवहार करता है। ठीक है, ये तो समझ आया। इसके ऊपर क्या है? इसके ठीक ऊपर पहला स्तर है व्यक्तिगत संकेत, जैसे बात करते हुए किसी का सिर्फ एक बार नजरें चुराना। अब यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। अगर हम सिर्फ इसी एक संकेत पर भरोसा करके कोई नतीजा निकालते हैं तो हमारे गलत होने की संभावना 85% तक होती है। 85%? एक मिनट, ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत ज्यादा है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो छोटे मोटे अंदाजे लगाते हैं कि कोई नर्वस है या कोई झूठ बोल रहा है, वो लगभग हमेशा ही गलत होते हैं। ये तो हमारे आपसी संबंधों की नींव पर ही सवाल खड़ा कर देता है। आप बिल्कुल सही जगह चोट कर रहे हैं। इसीलिए हमें पिरामिड पर ऊपर चढ़ना पड़ता है। दूसरा स्तर है क्लस्टर विश्लेषण। यहाँ हम एक साथ कई संकेतों को देखते हैं, जैसे नजरें चुराना, साथ में बेचैनी से पैर हिलाना और आवाज का थोड़ा कांपना। जब ये तीनों संकेत एक साथ दिखते हैं तो ये एक पैटर्न बनाते हैं। इससे हमारी सटीकता काफी बढ़ जाती है, लेकिन हम अभी भी पूरी तरह सही नहीं है। ठीक है, तो क्लस्टर देखने से हम तुक्का मारने से तो बच गए, लेकिन अगर कोई तनाव में है, जैसे किसी नौकरी के इंटरव्यू में, तो वो वैसे भी पैर हिलाएगा और घबराएगा। तो हम असली और स्थिति के कारण पैदा हुए संकेतों में फर्क कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल, और यही हमें पिरामिड के तीसरे स्तर पर ले जाता है, संदर्भ को समझना। आपने जो कहा वही संदर्भ है। क्या ये एक तनावपूर्ण इंटरव्यू है या दोस्तों के साथ एक आरामदायक बातचीत? क्या कमरे में ठंड है इसलिए किसी ने बाहें क्रॉस की हैं, या वो हमारी बात से असहमत हैं? संदर्भ ही वो चश्मा है जिससे संकेतों के सही मायने दिखते हैं। और जब हम इन सभी स्तरों को पार कर लेते हैं तब हम पिरामिड के शिखर पर पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं सटीक निष्कर्ष। इस मुकाम पर पहुंचकर गलत होने की संभावना 85% से घटकर सिर्फ 5% रह जाती है। 85% से 5%? ये तो जमीन आसमान का फर्क है। तो इस प्रक्रिया को अमल में लाने के लिए पहला व्यवहारिक कदम क्या है? आपने बेसलाइन की बात की थी। हाँ, हर चीज की शुरुआत चरण 1 बेसलाइन स्थापित करने से होती है। हमें ये जानना होता है कि कोई व्यक्ति सामान्य तनाव रहित परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है। लेकिन यहाँ भी एक पेच है, बेसलाइन की भी 3 परतें होती हैं। एक मिनट, बेसलाइन की भी परतें होती हैं? मुझे लगा था कि बस बेसलाइन का मतलब ये जानना है कि कोई आम तौर पर कैसा रहता है। ये स्थिति और संस्कृति वाली बात कहाँ से आई? ये तो चीजों को और जटिल बना रही है। ये इसे जटिल नहीं बल्कि ज्यादा सटीक बना रही है। पहली परत है सामान्य बेसलाइन, यानी वो व्यक्ति आम तौर पर कैसा है, क्या वो शांत रहता है या हमेशा बेचैन। दूसरी है स्थितिगत बेसलाइन, यानी एक खास स्थिति में ज्यादातर लोग कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे किसी बॉस के सामने ज्यादातर कर्मचारी थोड़े सतर्क ही रहते हैं। और तीसरी, जो बहुत जरूरी है, वो है सांस्कृतिक बेसलाइन। लेकिन ये सांस्कृतिक बेसलाइन वाली बात तो बहुत मुश्किल है। आज की ग्लोबल दुनिया में जहां लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं, हम किसी एक व्यक्ति के लिए सही सांस्कृतिक बेसलाइन कैसे तय कर सकते हैं? कैसे स्टीरियोटाइपिंग, मतलब घिसी पिटी धारणाएं बनाने का खतरा नहीं बढ़ जाता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसका मकसद किसी को लेबल करना नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी समझ को बेहतर बनाना है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में सीधा आंखों में आंखें डालकर बात करना आत्मविश्वास दिखाता है, लेकिन जापान की संस्कृति में बड़ों से बात करते हुए नजरें झुकाकर रखना सम्मान का प्रतीक है। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हम एक जापानी व्यक्ति के सम्मान को उसकी बेईमानी या आत्मविश्वास की कमी समझ सकते हैं। हमें नियमों की तरह नहीं, बल्कि एक संभावना की तरह से देखना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आई। तो एक बार जब हमें किसी की बेसलाइन का अंदाजा हो जाए तो आगे क्या देखना होता है? इसके बाद आता है चरण 2,
मल्टी चैनल डेटा कलेक्शन। हम सिर्फ एक चीज नहीं देखते, बल्कि एक साथ 4 अलग-अलग चैनलों से जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे एक जासूस अलग-अलग सुराग इकट्ठा करता है। और ये 4 चैनल कौन कौन से है? से खड़ा है या बैठा है, उसके हाथ पैर कैसे चल रहे हैं। दूसरा है स्वर संकेत, आवाज का लहजा देखिए, क्या कोई ऊंची पिच में तेजी से बात कर रहा है जो घबराहट दिखा सकता है, या फिर उसकी आवाज सपाट और धीमी है जो शायद बोरियत या उदासी का संकेत हो। शब्दों के बीच की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। तीसरा है शाब्दिक संकेत, यानी शब्दों का चुनाव, कोई बार बार मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा है या हम का। और चौथा है समय संकेत, यानी कोई जवाब देने में कितनी देर लगा रहा है और संकेतों का क्रम क्या है। ये तो काफी विस्तृत है। इन सभी अलग अलग चैनलों से मिली जानकारी को एक साथ कैसे लाया जाता है? यहीं पर शायद वो क्लस्टर वाली बात आती है ना? बिल्कुल, यहीं पर चरण 3 क्लस्टर विश्लेषण और चरण 4 संदर्भ काम आते हैं। हम देखते हैं कि क्या सभी चैनलों के संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। इसे सहसंबद्ध क्लस्टर कहते हैं। जैसे किसी के चेहरे पर गुस्से का भाव है, उसकी मुट्ठियां भिंची हुई हैं, आवाज भी तेज है और वो हमेशा कभी नहीं जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक मजबूत क्लस्टर है जो साफ साफ गुस्सा दिखा रहा है। और अगर संकेत आपस में मेल ना खा रहे हो तो, जैसे कोई कह रहा है हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव है, ये एक बहुत दिलचस्प स्थिति होती है। इसे मिश्रित क्लस्टर कहते हैं और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। मान लीजिए कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन उसके कंधे तनाव में है और आवाज कांप रही है। ये किसी अंदरूनी संघर्ष या नकली भावना की ओर इशारा कर सकता है। यहीं पर संदर्भ की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। संदर्भ ही वो फिल्टर है जो हमें सही मतलब बताता है। तो इन सब टुकड़ों को जोड़कर हम आखिरी नतीजे पर कैसे पहुंचे? ये है चरण 5 एकीकृत निष्कर्ष। यहाँ सबसे जरूरी नियम है, कभी भी 100% निश्चित न हो, हमेशा संभावनाओं में सोचें। एक बहुत अच्छा नियम है कि किसी भी व्यवहार के लिए हमेशा कम से कम 3 अलग अलग स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश करें। हो सकता है कोई नजरें इसलिए चुरा रहा हो क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, या शायद वो बहुत शर्मीला है, या फिर वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है और उसे आपकी बात सुनाई ही नहीं दे रही। ठीक है, तो लक्ष्य माइंड रीडर बनना नहीं है, बल्कि एक बेहतर अंदाजा लगाना है। चलिए इसे और असली बनाते हैं। शरीर की भाषा के कुछ ठोस संकेतों पर बात करते हैं, क्योंकि वो शायद सबसे आसानी से दिखते हैं। जरूर। शरीर की भाषा में सबसे पहले आता है प्रॉक्सिमिक्स, यानी कोई हमसे कितनी दूरी पर खड़ा होता है इसका मतलब समझना। हमारे चारों ओर एक अदृश्य बुलबुला होता है, एक होता है इंटीमेट स्पेस जो सिर्फ करीबी दोस्तों और परिवार के लिए होता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति इसमें घुसने की कोशिश करे तो हमें असहजता होती है। फिर होता है सोशल स्पेस जो औपचारिक मुलाकातों के लिए होता है। कोई आपसे कितनी दूरी बनाए रखता है ये आपके रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताता है। और शरीर की मुद्रा के बारे में क्या? यानी किसी के खड़े होने या बैठने का तरीका? मुद्रा आत्मविश्वास या चिंता का एक बहुत बड़ा संकेत है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति ज्यादा जगह लेता है, उसके कंधे चौड़े होते हैं, हाथ खुले होते हैं, इसे एक्सपेंसिव पोस्चर कहते हैं। वहीं एक चिंतित या सहमा हुआ व्यक्ति सिकुड़कर बैठता है, कम जगह लेता है, जैसे खुद को दुनिया से छुपाना चाहता हो, इसे कॉन्ट्रैक्टेड पोस्चर कहते हैं। स्रोतों में एक उदाहरण था जिसमें एक निवेशक को पिच दी जा रही थी। वो इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। चलिए उस पर बात करते हैं। हाँ, वो मिस्टर जॉनसन वाला उदाहरण बहुत सटीक है। चलिए उस स्थिति की कल्पना करते हैं। आप एक निवेशक मिस्टर जॉनसन को अपनी कंपनी के लिए पिच दे रहे हैं। शुरुआत में वो गर्मजोशी से मिलते हैं, मजबूती से हाथ मिलाते हैं, उनकी मुद्रा खुली हुई है, वो आपकी तरफ झुके हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तक तो सब ठीक है, मुझे लगेगा कि डील पक्की है। बिल्कुल, लेकिन पिच के बीच में जैसे ही आप अपनी कंपनी के वित्तीय विवरणों और आंकड़ों पर बात करना शुरू करते हैं, आप देखते हैं कि अचानक वो अपनी बाहें और पैर क्रॉस कर लेते हैं। ये एक बाधा बनाने का संकेत है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका शरीर अभी भी आपकी तरफ झुका हुआ है, जो दिखाता है कि वो दिमागी तौर पर आपकी बात सुन रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा उलझन में पड़ जाऊंगा। वो सुन भी रहे हैं लेकिन खुद को बंद भी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकालूं? यहीं पर आपको तीसरा संकेत देखना है। आप नोटिस करते हैं कि उनके पैर जो पहले सीधे आपकी तरफ थे, अब दरवाजे की ओर मुड़ गए हैं। पैर अक्सर उस दिशा में इशारा करते हैं जहां व्यक्ति असल में जाना चाहता है।
अब इन क्लस्टर्स का विश्लेषण करें। शरीर का झुकाव रुचि प्लस क्रॉस की हुई बाहें असहमति संदेह प्लस दरवाजे की ओर पैर जाने की इच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका दिमाग तो मेरी बात सुन रहा है, लेकिन दिल या गट फीलिंग आंकड़ों को लेके सहमत नहीं है और वो अब यहाँ से निकलना चाहते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। वो बौद्धिक रूप से अभी भी आपकी बात में शामिल है, लेकिन वित्तीय मॉडल को लेकर उनके मन में कोई बड़ा संदेह या असहमति पैदा हो गई है और उनके पैर संकेत दे रहे हैं कि वो इस बातचीत को अब खत्म करना चाहते हैं। अब बताइए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? वे जारी रखेंगे? पहले तो मैं शायद घबराकर और तेजी से अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो गलत होगा। बिल्कुल गलत। सबसे सही कदम होगा कि आप वहीं रुकें और सीधे उस छिपे हुए प्रतिरोध को संबोधित करें। आप कह सकते हैं, मिस्टर जॉनसन, ऐसा लगता है कि वित्तीय मॉडल को लेकर आपके मन में कोई सवाल है। क्या कोई खास बात है जो आपको परेशान कर रही है? ये एक सक्रिय तरीका है। आप उस छिपी हुई समस्या को सतह पे ले आते हैं इससे पहले कि वो डील को खत्म कर दे। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। तो हमारे पास ये सारे उपकरण हैं, लेकिन मैं ये भी सोच सकता हूँ कि मैंने इस्तेमाल करने में गलतियाँ करूँगा। ऐसी कौन सी आम गलतियाँ हैं जिनसे मैं बचना चाहिए? कुछ बहुत ही आम मानसिक जाल हैं। पहला जाल है सिग्नल आइसोलेशन, यानी सिर्फ एक संकेत के आधार पर निष्कर्ष निकालना, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। दूसरा और ज्यादा खतरनाक जाल है कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि हम सिर्फ उन संकेतों को देखते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय की पुष्टि करते हैं और बाकी सबको नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपने पहले से ही मान लिया है कि आपका सहकर्मी आलसी है, तो आप सिर्फ उन्हीं पलों पर ध्यान देंगे जब वो फ़ोन देख रहा है और उन घंटों की मेहनत को नज़रअंदाज कर देंगे जो उसने की है। और इन जालों से बचने के लिए सही मानसिकता क्या होनी चाहिए? पहली और सबसे महत्वपूर्ण मानसिकता है जिज्ञासु बने, जज नहीं। जब आप किसी का व्यवहार देखें तो उसे तुरंत सही या गलत का ठप्पा लगाने के बजाय एक सवाल पूछें, आखिर ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? आहे रही है। धारणाएं बनाने के बजाय समझने की कोशिश करें। ये तो रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। दूसरी मानसिकता क्या है? दूसरी है पैटर्न पर ध्यान दें, पलों पर नहीं। किसी का एक बार का व्यवहार कुछ खास नहीं बताता। हो सकता है उसका दिन बहुत खराब गया हो, लेकिन अगर कोई व्यवहार एक आदत बन चुका है, बार बार दोहराया जाता है, तो वो उसके चरित्र या उसकी सच्ची भावना को उजागर करता है। और क्या कोई तीसरी मानसिकता भी है? हाँ, और ये शायद सबसे गहरी और सबसे जरूरी है। पहले खुद को समझें। आत्म जागरूकता ही इस पूरे कौशल की नींव है। अगर हम अपने पूर्वाग्रहों, अपनी भावनाओं और अपनी असुरक्षाओं को नहीं समझते, तो हम अनजाने में उन्हें दूसरों पर थोप देंगे। हम वही देखेंगे जो हम देखना चाहते हैं, ना कि वो जो वास्तव में हो रहा है। तो सच कहूं तो दूसरों को पढ़ने की यात्रा खुद को पढ़ने से ही शुरू होती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर किसी को सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? सार ये है कि लोगों को समझना कोई जादू की छड़ी या सुपर पावर नहीं है, बल्कि ये एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। ये ध्यान से देखने, संकेतों को जोड़ने, संदर्भ को समझने और किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले धैर्य रखने से आता है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसका अंतिम लक्ष्य किसी को परखना, उस पर हावी होना या उसे अपनी बातों में फंसाना नहीं है। तो फिर असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य है सहानुभूति और गहरी समझ। जब हम किसी को बेहतर तरीके से समझते हैं तो हमारे रिश्ते, हमारा संवाद और हमारी आपसी समझ बेहतर होती है। ये हेरफेर नहीं, ये जागरूकता है। ये दूसरे इंसान की दुनिया को उसकी नजरों से देखने की एक कोशिश है। अगली बार जब कोई किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसका व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार से अलग लग रहा हो। सिर्फ एक संकेत पर ध्यान केंद्रित करने और तुरंत किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय इस पूरी रूपरेखा का उपयोग करने का प्रयास करें। उनकी शारीरिक भाषा, आवाज का लहजा, शब्दों का चयन और उस स्थिति का संदर्भ क्या है। फिर खुद को चुनौती दें, क्या उनके व्यवहार के लिए कम से कम 3 अलग-अलग संभावित व्याख्याएं सोची जा सकती हैं? यह अभ्यास से दूसरों को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि हमारे अपने पहले अंदाजे कितने सीमित हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।